नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स बाय प्रेम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर हों। दोस्तों, जगदीप धनखड़ ने जब से इस्तीफा दिया है, या यूं कहें कि उनसे जब से इस्तीफा लिया गया, तब से एक सीरीज ऑफ स्टोरी जैसा बन गया है। हर दिन उनके बारे में कुछ न कुछ खबरें आ रही है और कहीं ना कहीं जो उनके संबंध दर्शा रहे हैं, उससे ये अंदाज लगाना मुश्किल नहीं है कि वो सरकार को किस ओर ले जाना चाह रहे थे। और अब इस बात को कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि वो कांग्रेस के गोद में बैठकर खेलने की पूरी प्लानिंग कर चुके थे और उसी के अनुसार वो काम कर रहे थे। और इसका सबसे बड़ा वजह क्या बना? जो उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी विपक्षी दलों ने की थी, उससे वो इतने डर गए थे कि कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि वो जिस पोस्ट पर बैठे हुए वहां से सब कुछ अपने कंट्रोल में लेकर अपने तरीके से कर सके। एक बात पहले भी मैंने इससे जो लगातार इनके बारे में वीडियो में बना रहा हूं, वो बात मैंने कही थी, फिर से दोहरा रहा हूं उस बात को, कि किसी भी व्यक्ति को अचानक से, जो गरीब है और उसको अचानक से धन अगर मिल जाए, तो वो समझ नहीं पाता है कि इसका इस्तेमाल किस तरह से किया। यही हाल जगदीप धनखड़ का हुआ, जिनको जानने वाला कोई नहीं था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुनकर बंगाल का राज्यपाल पहले बनाया और वहां से उठाकर सीधा उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा दिया। और कुर्सी पर बैठते ही उनकी महत्वाकांक्षाएं ऐसे बढ़ने लगी जिसका कि कोई आकलन ही नहीं किया जा सकता। और ऐसा इससे देश में इससे पहले भी कभी नहीं हुआ। इतने सारे उपराष्ट्रपति बने और जो कांग्रेस अब ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि इनको सम्मानजनक विदाई नहीं मिली, उनको मिलनी चाहिए थी, वो उनके हकदार थे, ये वही लोग बोल रहे हैं जो इनको पीछे से सपोर्ट कर रहे थे और इनके साथ या इनके अनुसार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे। और जगदीप धनखड़ को भी कहीं ना कहीं ये लग गया था कि वो अब बहुत बड़े नेता हो गए हैं। यह गलतफहमी उनके दिमाग में बैठ गई और लगातार वो जब ऑफिसों में जाते थे, वहाँ पर जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तस्वीरें लगी होती थी, उस पर भी उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, क्योंकि उनके दिमाग में ये फितूर बैठ गया था कि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है, तो वो जैसे चाहेंगे वैसे मोदी सरकार को करना पड़ेगा। उनको ये सोचना चाहिए, वो कानून के इतने बड़े वक्ता रहे, उनको जानकारी रही है, लेकिन काम ऐसे ऐसे कर रहे थे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, फिर भी वो करना चाहते थे। और इसीलिए इस तरह की आप अंदाज लगाइए कि उनकी हर बातों पर नज़र रखा जा रहा था और उन्हें समझिए कि कितनी हद तक बर्दाश्त किया गया, जब तक चला जा सकता था उनको लेकर चला गया। लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो गया तो मात्र 4 घंटे लगे इनको हटाने के लिए। और इस 4 घंटे में उनको पूरा जितना इन्होंने कांड किया था ना, वो सारा फ्लैशबैक ये घर में बैठकर सोच रहे होंगे, तो इनको समझ में आ गया होगा कि उनकी हैसियत क्या है, क्या उन्होंने गलत किया। और दूसरी बात ये भी मैं स्पष्ट शब्दों में बता दूं दोस्तों कि अगर ये दूसरे सत्यपाल मलिक बनने की कोशिश करेंगे तो इनसे भाजपा का तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इनका क्या होगा ये अंदाज भी नहीं लगा सकता। ये बात तय। तो घटनाएं एक दूसरे से कनेक्ट होती जा रही है और तस्वीरें बहुत
हद तक एकदम क्लियर हो गई। एक प्रकरण मैं बताता हूँ आपको कि संसद टीवी जो लोकसभा और राज्यसभा में जब सत्र चल रहा होता उसका लाइव टेलीकास्ट करती है। यहाँ पर एक जूनियर ऑफिसर की नियुक्ति को लेकर एक कहानी सामने आई और जो जूनियर ऑफिसर की नियुक्ति करनी थी इसका कांग्रेस कनेक्शन भी सामने आया। और नाम किसका आया? जयराम रमेश का, जो भर भर के धनखड़ को गाली देता था। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। मालदीव से प्रधानमंत्री आ गए हैं, एनडीए की बैठक होगी, फिर तय होगा कि कौन उपराष्ट्रपति बनेगा। लेकिन इस्तीफे की वजह में से एक संसद टीवी की नियुक्ति वाला मामला भी आया है। क्या है ये कहानी? सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा। न्यूज़ 18 जो है उसके सूत्रों के हवाले से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की वजह से जुड़ी एक खबर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि जगदीप धनखड़ साहब संसद टीवी के सचिव और एक इंचार्ज के रूप में एक अधिकारी की नियुक्ति करना चाहते थे। हालांकि यह नियुक्ति धनखड़ के अधिकार क्षेत्र से बाहर का था, वो नियुक्ति नहीं कर सकते। लेकिन सूत्रों के हवाले से कहा गया कि धनखड़ की तरफ से इस नियुक्ति के प्रयास को तख्ता पलट जैसी स्थिति बताया गया। इस पद पर नियुक्ति का अधिकार कैबिनेट की नियुक्ति समिति के पास है और जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। और ये घटना है अप्रैल की, जब प्रधानमंत्री देश में नहीं थे, यहां से बाहर गए थे। मतलब इनको ये गलतफहमी हो गई थी कि ये दूसरे नंबर के सर्वमान्य व्यक्ति देश के हैं, तो ये जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। उनको पता होना चाहिए कि एक सेरेमोनियल पोस्ट है। आपको संसद में चुने हुए लोग मिलकर आपको चुनते हैं। आप कहीं से इलेक्शन लड़कर नहीं आए। भले ही पद के अनुसार वो राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन इसको गलतफहमी बना लेना, जिस प्रकार से वो डिसाइड कर चुके थे, जो महाभियोग लाया जाने वाला था जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ, सरकार ने पूरी तैयारी कर ली थी, विपक्ष ने भी सपोर्ट किया था, लोकसभा में स्पीकर को दे दिया गया था पत्र। उसके बावजूद जो कांग्रेस के 63 लोगों ने पत्र में साइन करके दिया था और इनको जब बार बार समझाया गया, फिर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं थे और इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि मैं सुबह में कांग्रेस ने जो लिस्ट दिया है उसको मैं नोटिस में ले आऊंगा। जेपी नड्डा साहब मिलने के लिए गए, किरण रिजिजू जी गए, अर्जुन राम मेघवाल जी गए। इनको लग रहा था कि मैं तो कानून का इतना बड़ा ज्ञाता हूँ, ये कानून मिनिस्टर आकर मेरे से छोटे पद पे है, ये कैबिनेट मिनिस्टर मेरे को समझाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में किस प्रकार से इन्होंने लगातार टिप्पणी की थी और ये विवादों में भी रहे थे उस बात को लेकर। तो हर किसी की अपनी एक भूमिका है, अपना एक दायरा है, उसके अंदर रहकर ही उनको कार्य करना पड़ता है। अब इस देश में कई सारे मामले जो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अब प्रधानमंत्री रहते हुए क्या नरेंद्र मोदी ये कह सकते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला होगा वो मैं करूंगा, क्योंकि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं। कल के डेट में राष्ट्रपति के जो अधिकार क्षेत्र से बाहर के कार्य हैं, वो अगर ये कहने लगे कि मैं चूंकि इस देश की प्रथम नागरिक हूं तो मैं इस चीज़ को इस तरीके से करना चाहती हूँ, ये नहीं हो सकता। हर किसी के अधिकार क्षेत्र बटे हुए हैं और उन्हीं अधिकार क्षेत्रों के तहत उनको कार्य करना है। लेकिन पता नहीं क्यों इनको इस तरह का लगा
और कई जगहों पे, कई सार्वजनिक मंचों पर लगातार ये अपनी बातों को एक्सप्रेस करते भी रहे। यहाँ तक कि जब ये अपने निजी कार्यक्रम के लिए इंडिया से बाहर जाते हैं तो उनको इस बात का भी दुख था कि वहाँ के दूतावास से लोग इनको रिसीव करने नहीं आए, जबकि निजी कार्यक्रम में कोई व्यक्ति जाता है तो उसमें इस तरह का कोई भी प्रोटोकॉल की बात नहीं होती है। इनको लग रहा था कि मुझे वो सारी सुख सुविधा मिलनी चाहिए जो मुझे नहीं मिल रही। इस पर भी इन्होंने आपत्ति जताई थी। अब राहुल गांधी लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनके पास भी बहुत सारी पावर है, वो कई अपने निजी कामों के लिए देश से बाहर जाते हैं। तो क्या कल के डेट में वो इस बात को कहे कि मेरे को ये सुविधाएं नहीं दी गई, सरकार ने ये नहीं किया? वो तभी होगा जब आप किसी सरकारी कार्यक्रम में जाते हैं, तभी सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो भी होते हैं। अब जेडी वेंस की घटना को भी मैंने पहले भी बताया है। इनको लगा कि वो अमेरिका का उपराष्ट्रपति है, मैं भारत का उपराष्ट्रपति हूँ, तो हैसियत तो दोनों की बराबर है। तो विदेश मंत्री जो राष्ट्रपति को जाकर ब्रीफिंग करते हैं, वो ब्रीफिंग आकर मेरे को भी करें। उनको कई बार उनके दायरे समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं थे। ये ऐसे व्यक्ति थे जिनकी संघ से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं रहा, लेकिन 2024 चुनाव के समय जिस प्रकार से भाजपा नेतृत्व और संघ की दूरी बनी हुई थी, इसका भी इन्होंने फायदा उठाने का कोशिश किया। संघ के पदाधिकारियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री की शिकायत की और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर चर्चा करनी थी, तो इन्होंने कहा इस पे प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, जबकि उनको कहा गया कैबिनेट मंत्री के द्वारा कि इसमें प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे, जिस मंत्री के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ये विषय लाया गया है वो मंत्री इसका जवाब देंगे। तो इन्होंने कहा कि तुमने मोदी से पूछा है, जबकि ये पूछने का अधिकार उनको नहीं था। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत बड़े खेल करने की तैयारी में थे। इनकी जो आखिरी मीटिंग हुई है वो जयराम रमेश के साथ। धनखड़ के कंधे पर कांग्रेस का धनुष, सूत्रधार बने जयराम। जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए सरकार प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही थी। कांग्रेस ने बड़ा दांव ये चला कि जगदीप धनखड़ कांग्रेस के द्वारा लाए गए प्रस्ताव को नोटिस पर भी ले लिया और जो सरकार को पसंद नहीं आया। यह जयराम रमेश और धनखड़ की आखिरी मुलाकात थी उनके इस्तीफे के पहले, और यही वजह भी बनी उनके इस्तीफा देने की। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि सरकार ने स्पष्ट शब्द में उनको कह दिया था कि आप चुपचाप इस्तीफा दे दीजिए, वरना सुबह आपके खिलाफ कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा, आपकी और बड़ी फजीहत होगी। अब इसमें क्या है कि कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग नेताओं के अलग अलग सुर है। अब पी चिदम्बरम का एक बड़ा बयान आया जो बड़ा हैरानी करने वाला था। उनका कहना था कि पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने कार्यकाल के दौरान काफ़ी चर्चा में रहे थे और उनका इस्तीफा भी सुर्खियों में रहा। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद पी चिदम्बरम ने धनखड़ को लेकर दावा किया कि उन्होंने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि धनखड़ के रिश्ते सरकार के साथ खराब हो गए थे और उन्होंने कहा जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपनी सीमा पार कर ली। ये भी कांग्रेस के नेता हैं और जयराम रमेश भी कांग्रेस के नेता। जयराम रमेश को ये लगा जब लोकसभा का चुनाव हुआ था और विपक्ष कह रहा था कि एक साल के अंदर सरकार गिर जाएगी, वो तो हुआ नहीं। और ये फिर धीरे धीरे
नेताओं को अपने घर बुला रहे थे और इसी क्रम में उन्होंने केजरीवाल को अपने पास बुलाया और कहा कि आप लोग कुछ करते क्यों नहीं। तो केजरीवाल ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तब इन्होंने ही सलाह दी कि आप जाकर चंद्रबाबू नायडू से मिलिए। सोचिए कितने बड़े कांड करने के पीछे पड़े हुए थे। मतलब इनको जो भाजपा ने इज्जत दी वो इन्हें पच ही नहीं रही थी और इनका नशा तब उतर गया होगा जब 4 घंटे के अंदर इनको इस्तीफा देना पड़ा। तो दोस्तों, जगदीप धनखड़ की सीरीज ऑफ स्टोरी जिस प्रकार से लगातार आ रही है उसका विश्लेषण लगातार अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।